आपको भी लगता है कि बेटियों का अधिकार संपत्ति में खत्म हो जाता है शादी के बाद, तो आप कानून के बहुत बड़े सच्चाई से अनजान हैं। आज इस वीडियो में मैं साफ साफ बताऊंगा कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो पूर्वजों की संपत्ति में बेटियों का अधिकार दिलाता है, और क्या भाई उसे हिस्सा देने से रोक सकता है। ऐसा कौन सा जो कानून का नियम है जिससे बेटियों को पूरा हक उसे मिलता है। आज इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बने रहिए, और जिससे आपकी एक छोटी सी जानकारी जो आपका सोच बदल सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है पूर्वजों की संपत्ति में बेटियों का कानूनी अधिकार। अब जो अधिकार है, जो बेटियों का अधिकार है कानून के नियम में, जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि संपत्ति के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए, संपत्ति के प्रकार होते हैं स्व अर्जित संपत्ति। सबसे पहले क्या होता है कि स्व अर्जित संपत्ति। ये संपत्ति का मतलब हुआ कि जो भी आदमी ये संपत्ति जो है, कोई भी संपत्ति, कोई भी केवाला जो है अपने पैसे से करवाया है, खरीदा, अपने पैसा से खरीदा है, तो उसको क्या कहते हैं कि स्व अर्जित संपत्ति। उसको कहते हैं स्व अर्जित संपत्ति। और ऐसा संपत्ति जो पूर्वजों की संपत्ति है, जो खानदानी आता है, पूर्वजों की संपत्ति या फिर पुश्तैनी पुश्तैनी संपत्ति, ऐसे संपत्ति को क्या कहते हैं, पूर्वजों की संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति या फिर खानदानी संपत्ति, जो कि पूर्वजों के द्वारा जो है सभी को मिला गया है। स्वअर्जित संपत्ति का मतलब हो गया क्या कि जो पैसा से खुद से खरीदा गया है, खुद से केवाला कराया है, जो क्रेता ने खुद से जमीन अपने नाम पे खरीदा है, तो उसे कहते हैं स्वअर्जित संपत्ति। और उसके बाद होता है पूर्वजों और पुश्तैनी संपत्ति। ये सबसे एक बेसिक सीढ़ी है जिस वीडियो का पूरा अंत तक की जानकारी आपके तक अच्छे से पहुंचाने के लिए। अब हम समझ गए कि स्वअर्जित संपत्ति और पुश्तैनी संपत्ति में क्या अंतर है। तो अब चलिए आगे शुरू करते हैं फिर। अब देखिए, पैतृक संपत्ति क्या होता है। पैतृक संपत्ति जो पुराना जो संपत्ति होता है, पुश्तैनी संपत्ति उसी को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली हो। ऐसा संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली हो, अभी मैंने बताया आपको, पीढ़ी दर पीढ़ी चली हो, वो संपत्ति को ही पैतृक संपत्ति कहते हैं। और बंटवारा न हुआ हो, अगर किसी तरह से उसमें बंटवारा नहीं हुआ है, किसी के नाम पर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब जाके भी उसे क्या कहेंगे, पैतृक ही संपत्ति कहेंगे। और जिसका मतलब क्या होता है, पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है कि उसमें आपका जन्म से अधिकार है। जैसे आप उस जो घर में जन्म लिए, तो वो पैतृक संपत्ति में अगर मान के चलिए प्लॉट ए है, तो उसमें आपका अधिकार उसी दिन से हो गया, जिस दिन आप जन्म लिए उसी दिन से आपका हो गया, तो उसी को पैतृक संपत्ति कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात है कि पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार क्या है। अब देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 है, उसमें कहा गया है कि बेटी जो है बेटा के बराबर होती है, बेटी जो है बेटा के बराबर होती है। तो ये कब कहा गया है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, सक्सेशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हिंदू सक्सेशन एक्ट का नियम लाया गया था कि जिसमें बेटी को जो है बेटा के बराबर दर्शा बताया गया था। और जिसका मतलब निष्कर्ष यही निकला कि उसका बराबर हिस्सा ही जो है, बेटी को भी जितना बेटा का हिस्सा किसी जमीन में, किसी संपत्ति में, किसी पैतृक जमीन में, उतना ही बेटा का भी या उतना बेटी का ही होगा। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के माध्यम से। अब देखिए, स्व अर्जित संपत्ति क्या होता है, अभी मैंने बताया, जिसमें खुद से खरीदी गई जमीन हो, जिसमें जिसमें क्या होता है कि मालिक की मर्जी चलती है। जो जमीन किसी ने खुद से खरीदा है, खुद से अर्जन किया है, अपने मेहनत के पैसे से कमाया है, उसमें किसी का जो है जोर जबरदस्ती या फिर उसमें किसी का दावेदारी नहीं हो सकता है। उस जमीन को ही क्या कहते हैं कि स्व अर्जित संपत्ति, मालिक की मर्जी होती है उसमें। इसमें क्या होता है, इसका जो है क्या है कि नियम अलग है। देखिए, अब जो है जो संपत्ति पैतृक होगी उसमें ही बेटी को बेटा के बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर अगर वो संपत्ति अगर स्वअर्जित है, तो उसमें क्या है, इसका नियम एक अलग अलग है, उसमें विल के माध्यम से। चलिए अब हम आपको बताते हैं आगे। अब देखिए, स्वअर्जित संपत्ति में बेटी का क्या अधिकार होता है। देखिए, अगर वसीयत है, जो आदमी के नाम पे संपत्ति है, माता या पिता के नाम पे या फिर दादा या दादी के नाम पे, अगर वो विल कर देती है, तो क्या होगा, जैसा विल में जो लिखा रहेगा, विल जैसे होता है दस्तावेज, एक विल का नाम है, मैंने बताया, जिससे क्या होता है आप जाके कोर्ट में इसको विल कराते हैं, बहुत लोग विल कराते हैं। और विल का मतलब मैंने बताया हुआ है शॉर्ट्स के माध्यम से। तो उसमें जो जैसा लिखा है, अगर विल में अगर अगर दादा दादी या पिता या फिर जो है माता दोनों अगर अगर हिस्सा दे रही है बेटी को, तो फिर उसमें हिस्सा मिलेगा। अगर उसने हिस्सा नहीं दिया तो वो फिर हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर वसीयत नहीं है तो फिर क्या है कि बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर वसीयत उसमें नहीं है, अगर वसीयत जैसे कि उनके मृत्यु के बाद अगर दादा दादी नहीं रहे या फिर पिता और माता नहीं रहे, तो फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है उसमें, अगर उसके बाद डेथ हो गया, तब जाके क्या होता है उसमें
बराबर का हिस्सा मिलता है। डेथ के बाद जब तक वो जीवित है वो अपने हिसाब से संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। तो वही होता है स्व अर्जित संपत्ति। अगर वो पैतृक संपत्ति रहता तो उनके मरने के बाद या जीवित होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या होता है कि आप जो है, अगर वो जीवित रहते पैतृक संपत्ति में भी, तो आप उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत जो है आप उस पर क्लेम कर सकते थे। लेकिन जो स्व अर्जित संपत्ति है उसमें अगर वसीयत है, गार्जियन अपने स्वेच्छा से चाहते हैं आपको संपत्ति में अधिकार देना, तो फिर जो है आप उसमें ले सकते हैं। तो उसमें क्या है, निष्कर्ष चाहिए कि बेटी भी वारिस है जब तक कि वो, ऐसे तो वारिस है ही उस घर का, लेकिन उसमें हिस्सा तभी मिलेगा आपको जब उनके गार्जियन चाहेंगे तब। अब आगे देखिए, अब क्या है, कानून का चेतावनी क्या होता है कि सबसे पहले कि देखिए आईपीसी 405 और 406, आईपीसी 405 जैसे जो आईपीसी कानून का जो चेतावनी होता है, ये सब नियम जो है उसमें आईपीसी 405 और 406, आईपीसी 420 फर्जीवाड़ा का केस आप पे लग जाएगा। और ये जो है अभी आपको जैसे कि बताया, इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो है ये 405 से 406 होता है, जिसमें बेटियों का अधिकार का जो है इसमें जिक्र किया गया है, जिससे बेटियों का अधिकार को मिलता है। और 420 का मतलब क्या होता है कि जब आप बेटी को अधिकार नहीं देते हैं और उसे गलत जानकारी देते हैं, तो उसमें आप आईपीसी 420 भी जो है, 420 का भी केस मुकदमा आप दायर करवा सकते हैं। जो भी है आदमी गार्जियन पे, या फिर जो भी भाई आपके साथ इस तरह से अगर करता है, तब उसका जो है आप ये स्टेप ले सकते हैं। अब जो क्या है कि ये अपराध बन सकता है कब, जब आपके साथ फर्जीवाड़ा हो, आपको बताया ना गया हो कि संपत्ति कैसे अर्जित थी। तो ये सब चीज के लिए भी आदमी जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है, सबसे पहले ये देखिए, पैतृक संपत्ति जब अगर होगा तो उसमें बेटी का पूरा हक होगा। अगर वो स्व अर्जित संपत्ति होगा और बिना वसीयत के होगा, तब जो क्या है कि उसमें हिस्सा आपको मिल सकता है। अगर उसमें वसीयत हो चुका है या फिर विल बना दिया है गार्जियन किसी के नाम पे, तो फिर क्या है कि उसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर अर्जित है और वसीयत बन चुका है किसी के नाम पे, तो वसीयत में जिसका भी नाम दिया गया रहेगा उसी के नाम पे वो संपत्ति होगा, जैसा लिखा होगा उसी के नाम पे संपत्ति होगा। चलिए, इसी तरह से अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो उसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। और कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से लगातार देता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।